गुड मॉर्निंग बच्चों। लास्ट क्लास में हम लोग पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन का कुछ एक बेसिक डिस्कशन सीखे थे, जिसमें सबसे पहले हम लोग सीखे हैं कि हाउ कंबाइन इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन। अगर दो डिफरेंट स्ट्रेट लाइन दिया हुआ है तो कंबाइन इक्वेशन कैसे हम लोग लिखेंगे। दूसरा पॉइंट हम लोग सीखे थे कि इफ कंबाइन इक्वेशन गिवन है तो हम लोग सेपरेट इक्वेशन को कैसे फाइंड आउट करेंगे। तीसरा बात हम लोग सीखे थे उसमें कि व्हाट इज द डिफरेंट इक्वेशन फॉर होमोजेनियस पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन एंड नॉन होमोजेनियस पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन। मतलब क्या हुआ कि सेकेंड डिग्री होमोजेनियस इक्वेशन को जनरल रिप्रेजेंटेशन क्या है और सेकेंड डिग्री नॉन होमोजेनियस इक्वेशन का जनरल रिप्रेजेंटेशन क्या है। ये बेसिक बात जो हम लोग सीखे थे। और आखिरी में सीखे थे होमोजेनियस इक्वेशन के कुछ एक इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में, जिसमें से हम लोग ये सीखे थे कि होमोजेनियस इक्वेशन में जैसे मान लीजिए कि ax स्क्वायर 2hx बाई प्लस b बाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0 होमोजेनियस इक्वेशन, सेकेंड डिग्री होमोजेनियस इक्वेशन है। तो ये रियल लाइन कब शो करेगा? इफ h स्क्वायर माइनस ए बी ग्रेटर देन 0 तो रियल एंड डिस्टिंक्ट होगा। ठीक है, अगर रियल इक्वल के लिए बात करेंगे तो हम लोग बोल सकते हैं कि h स्क्वायर माइनस ए बी इज इक्वल टू 0। और तीसरा बात जो सीखे थे कि अगर h स्क्वायर माइनस ए बी लेस देन 0 हो तो उस केस में ये इमेजिनरी लाइन डिक्लेयर होगा। क्लियर? इसका मतलब क्या हुआ कि ये केस था रियल एंड डिफरेंट का, डिफरेंट लाइन। ये केस था रियल एंड एक सेम लाइन, रियल एंड कोइंसिडेंट लाइन का। और ये कंडीशन आ गया इमेजिनरी लाइन के लिए, इमेजिनरी लाइन। क्लियर है ये बात, है ना? तो ये बेसिक चीज था जो हम लोग लास्ट क्लास में डिस्कशन किए थे, पॉइंट टू पॉइंट करके इमेजिनरी लाइन। उसके बाद इसमें हम लोग सीखे कि इफ ax स्क्वायर प्लस 2hx बाई प्लस b बाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0 है तो ये दो स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करेगा, फैक्टर ऑफ द टू स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ऑरिजिन। मान लेते हैं कि वो स्ट्रेट लाइन है y इज इक्वल टू m1x एंड y इज इक्वल टू m2x। इसका मतलब क्या हुआ कि हम इसके लिए लिख सकते हैं कि दैट इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस 2hx बाई प्लस b बाई स्क्वायर कैन बी ऑल्सो रिटेन एज y माइनस m1x इंटू y माइनस m2x इज इक्वल टू 0। और यहाँ से हमारे पास एक रिजल्ट आया था जिसको मैंने आपको बोला था कि इसको याद रखिएगा, क्वेश्चन सॉल्विंग के दौरान ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। ठीक है, इसमें मैंने आपको बताया था कि m1 प्लस m2 इज इक्वल टू माइनस 2h बाई बी एंड m1 इंटू m2 इज इक्वल टू a बाई बी। तो दूसरा जो पॉइंट इंपॉर्टेंट था जिसको आपको ध्यान में रखना है वो ये वाला सीखे थे हम लोग। एंड लास्ट इज एंगल बिटवीन पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन, है ना? तो अभी का जो पहला क्वेश्चन है वो एंगल बिटवीन पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन ही है। तो एंगल बिटवीन पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन के लिए मैंने आपको बताया था कि थीटा कैन बी रिटेन एज tan इनवर्स 2 अंडर रूट ऑफ h स्क्वायर माइनस ए बी अपॉन a प्लस बी का मॉड। क्लियर होता है? और इसी डिस्कशन के साथ हम लोग यहाँ से भी मेजर किए थे। जस्ट अभी हम लोग देखे थे कि लास्ट लेक्चर में क्या सीखे हैं, उसी पे बेस्ड एंगल बिटवीन द लाइन का एक क्वेश्चन मैं लेने जा रहा हूँ। ठीक है, क्वेश्चन दिया हुआ है फाइंड द एंगल बिटवीन द लाइन रिप्रेजेंटेड बाय 2x स्क्वायर माइनस 7x बाई प्लस 3y स्क्वायर इज इक्वल टू 0। इसको हम लोग सॉल्व करते हैं और एंगल बिटवीन द लाइन निकालते हैं। जब भी एंगल बिटवीन द लाइन पूछा जा रहा है तो एंगल बिटवीन द लाइन जो होगा वो हमेशा एक्यूट एंगल के लिए बात करेंगे हम लोग, कि एक्यूट एंगल के लिए बात करना होता है, एक्यूट एंगल के लिए। पहला बात क्लियर है? ठीक है, अब आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में इसको हम लोग कंपेयर करा कर देखेंगे कि ये इसमें a का मान कितना है 2, b का मान 3 और h इज इक्वल टू मतलब 2h इज इक्वल टू -7। तो यहाँ से h का मान लिख सकते हैं -7/2। क्लियर होता है ये चीज?
अब इस आगे बढ़ते हैं, हमें एंगल बिटवीन द लाइन निकालना है, एंगल बिटवीन लाइन, ठीक है। तो अब रिजल्ट जानते हैं कि tan थीटा इज इक्वल टू 2 अंडर रूट ऑफ h स्क्वायर माइनस ए बी अपॉन a प्लस बी, ये वैल्यू जानते हैं क्या, ठीक है। अब इसको अगर हम लोग सॉल्व करने के लिए बात करें तो ए बी और h का मान मुझे पता है, 2h के लिए लिख सकते हैं 49/4 माइनस ए बी इज इक्वल टू 2 इंटू 3 डिवाइडेड बाय मॉड वैल्यू ऑफ 2 प्लस 3। इसको सॉल्व कीजिएगा तो ये आ जाएगा 49 माइनस 24 49 माइनस 24 2 इंटू 5। इसको कैलकुलेट करेंगे तो tan थीटा जो निकल कर आएगा वो निकल कर आएगा अंडर रूट ऑफ 25/5। तो ये सिंपली दिख रहा है कि 25/5 कैंसिल आउट होगा, और यहाँ से अगर हम लोग tan थीटा कैलकुलेट करने की बात करते हैं तो tan थीटा का मान 1 आएगा। दिस इंप्लाइज थीटा बिलोंग्स π/4 या थीटा इज इक्वल टू π/4। इसका मतलब क्या होगा कि थीटा का जो मान होगा वो π/4 होगा। ये क्या कहना चाह रहा है, ये कहना चाह रहा है कि ये दोनों लाइन, ठीक है, ओरिजिन से पास करेगा तो इनके बीच का जो एंगल है L1 और L2, हम इसका सेपरेट इक्वेशन निकालने का तरीका सीखें। सेपरेट इक्वेशन आसानी से निकाल सकते हैं कि ये दो डिफरेंट लाइन को रिप्रेजेंट करेगा, L1 और L2। मैं यहाँ पे सेपरेट इक्वेशन नहीं निकाल रहा हूँ, आप चाहो तो निकाल कर देख सकते हो। और L1 और L2 के बीच जो एंगल बनेगा ये थीटा, ये एंगल यहाँ पे π/4 का मान होगा, कि इसके बीच का जो एंगल होगा वो π/4 होगा। क्लियर होता है ज्योमेट्री इसके, ठीक है। इसको नोट कीजिए, फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ लेमडा सो दैट द लाइन रिप्रेजेंटेड बाय 2x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू लैम्डा x बाय आर रियल एंड डिस्टिंक्ट। अभी हम लोग इस पे कंडीशन सीखे थे, अभी जस्ट डिवीजन भी कराया मैंने आपको। ये सारा चीज हम लोग लास्ट लेक्चर में सीखे हैं, उसी पे बेस्ड क्वेश्चन है। गिवन लाइन का इक्वेशन है, गिवन इक्वेशन ऑफ लाइन, गिवन इक्वेशन ऑफ लाइन इज x स्क्वायर 2x स्क्वायर प्लस माइनस लैम्डा x बाई प्लस y स्क्वायर, ठीक है, इज इक्वल टू 0। और रियल और डिस्टिंक्ट के लिए फॉर कंडीशन फॉर रियल एंड डिस्टिंक्ट, कंडीशन फॉर रियल एंड डिस्टिंक्ट क्या होता है, h स्क्वायर मस्ट बी ग्रेटर देन ए बी, या हम लोग इसके लिए सीखे हैं h स्क्वायर माइनस ए बी ग्रेटर देन 0। रियल एंड डिस्टिंक्ट के लिए सिर्फ रियल बोलता तो ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0 करना पड़ता, पर यहाँ पे बोला जा रहा है रियल एंड डिस्टिंक्ट लाइन, तो रियल एंड डिस्टिंक्ट लाइन के लिए ग्रेटर देन 0 ही कंडीशन होगा, इक्वल टू का कंडीशन नहीं आएगा, क्योंकि इक्वल टू के केस में वो कोइंसिडेंट भी हो जाएगा। तो रियल भी होना चाहिए, साथ में डिस्टिंक्ट भी होना चाहिए। तो उस केस में हम लोग बोलेंगे कि रियल एंड डिस्टिंक्ट के लिए ग्रेटर देन के लिए बात करेंगे, ठीक है। अब दिए हुए इक्वेशंस में अगर मैं a के लिए बात करता हूं तो a का जो मान होगा ये 2 होगा, b के लिए अगर हम लोग बात करते हैं तो b का मान 1 होगा, और 2h इज इक्वल टू माइनस लेमडा, दिस इंप्लाइज h इज इक्वल टू माइनस लेमडा बाई 2 होगा। क्लियर है चीज। तो a का मान हमको पता है, b का मान पता है, h का मान पता है, इसमें हम लोग वैल्यू पुट कर देंगे h स्क्वायर माइनस ए बी। तो h स्क्वायर माइनस ए बी के लिए अगर हम लोग लिखना चाहें तो माइनस लेमडा बाई 2 का होल स्क्वायर ग्रेटर दैन ए बी 2 इंटू 1, ठीक है। अब ग्रेटर दैन ए बी 2 इंटू 1 के लिए अगर हम लोग लिखते हैं तो ये हो जाएगा लेमडा स्क्वायर बाई 4 ग्रेटर दैन 2, और इसको लिखा जा सकता है लेमडा स्क्वायर ग्रेटर दैन 8 लेमडा स्क्वायर माइनस 2 रूट 2 का होल स्क्वायर ग्रेटर दैन 0। बेसिक इनक्वालिटी हम लोग सीखे हैं, है ना। इसको हम लोग लिख सकते हैं लेमडा माइनस 2 रूट 2 इंटू लेमडा प्लस 2 रूट 2 और ग्रेटर दैन 0। इसके लिए लिखा जा सकता है दिस इंप्लाइज लेमडा बिलोंग्स माइनस इन्फिनिटी से लेकर माइनस 2 रूट 2 यूनियन 2 रूट 2 से लेकर प्लस इन्फिनिटी इज द आंसर।
क्लियर होता है। ये चीज़ हम लोग साइन स्कीम मेथड में सीखे थे, नंबर लाइन पे अरेंज करने का तरीका है -∞ +∞, और मिनिमम वैल्यू है इसकी -2√2, मैक्सिमम वैल्यू है इसके 2√2, तो मिनिमम से छोटा और मैक्सिमम से बड़ा। अब यहाँ पे एक बात और डिस्कशन करने का है, इसको हम लोग देख लेते हैं कि रियल तो बोला जा रहा है, तो रियल का मतलब क्या हुआ कि ग्रेटर देन 0। अब हमारे पास ये लाइन रियल एंड डिस्टिंक्ट कंपलसरी कंडीशन है कि रियल भी होना चाहिए और डिस्टिंक्ट भी होना चाहिए। तो रियल और डिस्टिंक्ट होने का मतलब क्या हुआ कि कॉन्सिडेंट लाइन पे हम लोग डिस्कशन नहीं करेंगे, ठीक है। जैसे ही हम लोग कॉन्सिडेंट लाइन पे डिस्कशन नहीं करेंगे तब तो यहाँ पे आंसर इस फॉर्म में आएगा। लेकिन अगर इसी क्वेश्चन में ये मेंशन होता कि ओनली रियल लाइन, तो रियल लाइन के केस में h² - ab ग्रेटर देन 0 होता है। उस केस में हम लोग रियल लाइन के केस में हम लोग ग्रेटर देन इक्वल टू 0 का कंडीशन लेते हैं और ग्रेटर देन इक्वल टू 0 के हिसाब से क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो इस जगह पे हम लोग आंसर में ओपन इंटरवल यूज कर रहे हैं, उस केस में जो आंसर होता है वो क्लोज इंटरवल के केस में आता है। क्लियर होता है ये चीज़। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शो दैट द इक्वेशन 5x² - 6xy + y² = 0 रिप्रेजेंट अ पेयर ऑफ अ स्ट्रेट लाइन एंड फाइंड द स्ट्रेट लाइन एंड एंगल बिटवीन देम। मतलब एक ही क्वेश्चन के अंदर 3 क्वेश्चन है। सबसे पहला बात तो हमको ये दिखाना है कि क्या ये पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन को शो कर पाता है या नहीं, मतलब क्या ये रियल पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन दे रहा है या नहीं दे रहा है। पहला बात ये, अगर ये रियल स्ट्रेट लाइन को शो करता है ना, या रियल स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन दिया हुआ है, तो देन व्हाट इज द सेपरेट इक्वेशन ऑफ द लाइन। और सेपरेट इक्वेशन निकालने के बाद उन दोनों सेपरेट इक्वेशन के बीच का एंगल क्या है हमको ये कैलकुलेट करना है। क्लियर होता है क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे, तो सबसे पहला चीज तो कि गिवन इक्वेशन जो है हमारे पास, है ना, गिवन इक्वेशन इज 5x² - 6xy + y² = 0, ठीक है। और इस गिवन इक्वेशन से हम लोग a, b और h का मान निकालें। तो a अगर मैं कैलकुलेट करना चाहूँ तो a 5 होगा, b 1 होगा और h डायरेक्टली कैलकुलेट कर सकते हैं -3 होगा। क्यों ऐसा? क्योंकि एक्चुअल में 2h = -6 दिया हुआ रहता है, इस कारण से हम लोग h के लिए लिखना चाहें तो h = -3 होगा। क्लियर होता है ये बात। अब जैसे ही हमारे पास ये a, b और h का वैल्यू हम लोग निकाल लेते हैं या पहचान लेते हैं, तो अब हमको ये शो करना है कि शो दैट द इक्वेशन दिस रिप्रेजेंट पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन। मतलब कि हमको चेक करना होगा h² - ab के लिए मान, क्योंकि यहीं से पता चलेगा कि क्या ये इक्वेशन रियल इक्वेशन को शो कर पाता है या नहीं कर पाता है, ठीक है। तो h² - ab के लिए अगर हम लोग कैलकुलेट करते हैं तो h² - ab, h का मान यहाँ पे हमारे पास 3 है, तो -ab के केस में अगर हम लोग बात करेंगे तो डैट वैल्यू इज इक्वल टू h² - ab के लिए अगर लिखना चाहें तो 9 - 5 × 1, डैट वैल्यू इज इक्वल टू 9 - 5 = 4। इसका मतलब क्या हुआ कि h² - ab is equal to 4, that is greater than 0. This implies कि we know that the condition कि if h² - ab greater than 0, this implies कि line must be real and distinct। ये बात तो हम लोग सीख चुके हैं पहले। इसका मतलब क्या हुआ कि given line represent pair of a straight line, given pair of a straight line, pair of या given equation second degree homogeneous equation represent pair of a straight line, represent pair of a straight line, ठीक है। The first section of the question may be clear। मुझे उम्मीद है कि यहाँ पे आपका फर्स्ट सेक्शन क्लियर होगा कि हाउ टू शो गिवन सेकेंड डिग्री होमोजेनियस इक्वेशन रिप्रेजेंट अ पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन। क्लियर होता है। तो हम लोग सिंपली कंडीशन पे बात करने जा रहे थे, कंडीशन को यहाँ पे सेटिस्फाई करवाएं। कंडीशन बोलता है
कि ये पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन को देगा। अब हमारे पास सेपरेट इक्वेशन निकालने की बात करते हैं कि हाउ टू फाइंड द सेपरेट इक्वेशन। तो सेपरेट इक्वेशन के केस में 4 सेपरेट इक्वेशन है ना। तो सेपरेट इक्वेशन के केस में हम लोग करते क्या थे कि मेक अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन आइदर इन टर्म्स ऑफ x और इन टर्म्स ऑफ y। तो 5x स्क्वायर माइनस 6x प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू 0, इसको हम लोग क्या किए, मेक क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ x, x के टर्म में क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना लिए। अब जैसे ही हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाया तो इसका हम फैक्टर लिख सकते हैं। फैक्टर लिखने का तरीका हमको पता है। तो फैक्टर लिखने के लिए हमको करना क्या होगा, या इधर श्रीधाराचार्य मेथड यूज कर सकते हैं या सिंपली हम लोग फैक्टराइजेशन का मेथड जानते हैं उसका भी यूज कर सकते हैं। तो श्रीधाराचार्य से ही यूज करके लिखते हैं। तो x इज इक्वल टू माइनस बी, तो माइनस बी का मतलब हो गया यहाँ पे 6 प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4 इंटू 5 इंटू बाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 इंटू 5। इसको सॉल्व कीजिएगा तो tan x इज इक्वल टू 6 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 16 बाई स्क्वायर, और इसको लिखना चाहें तो लिख सकते हैं tan x इज इक्वल टू 6 प्लस माइनस 4, और इसको लिखना चाहें तो लिख सकते हैं tan x इज इक्वल टू tan या लिखा जा सकता है tan x इज इक्वल टू 2, और इससे लिख सकते हैं हम लोग x माइनस y इज इक्वल टू 0 एंड या और दूसरा इक्वेशन हो जाएगा 5x माइनस y इज इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास आंसर हुआ सेपरेट इक्वेशन का। तो सेकंड सेक्शन भी आपको क्लियर होता है। एंड द लास्ट सेक्शन ऑफ दिस क्वेश्चन इज फाइंड द एंगल बिटवीन देम। तो एंगल बिटवीन देम के लिए हम यहाँ से भी सॉल्व करना चाहें तो अगर मैं इसके लिए m1 के लिए बात करता हूँ, मान लीजिए कि ये L1 लाइन है और ये L2 लाइन है ना। तो L1 और L2 का स्लोप मैं निकाल सकता हूँ। स्लोप ऑफ L1 इज इक्वल टू 1 एंड स्लोप ऑफ L2 कितना होगा, इज इक्वल टू 5। तो हमारे पास एंगल बिटवीन L1 एंड L2 निकालना है। तो एंगल बिटवीन लाइंस के लिए 2 तरीका यूज कर सकते हैं। आइदर फॉर्मूला ऑफ पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन जिसमें हम लोग यूज किए थे थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स 2 अंडर रूट ऑफ h स्क्वायर माइनस ए बी अपॉन a प्लस बी का, इसका भी यूज करना चाहें तो कर सकते हैं। ये भी फॉर्मूला यहीं से निकल कर आता है। तो हम डायरेक्टली इसको यूज करते हैं और यहाँ पे लिख सकते हैं 2, h का मान कितना है -3, तो h स्क्वायर इज इक्वल टू 9 माइनस ए बी का मान कितना हो जाएगा 5, तो 9 माइनस 5 अपॉन 6, और इसको लिखा जा सकता है tan इनवर्स 2 इंटू 2/6। दिस इम्प्लाइज थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स 2/3। यहाँ से ये क्लियर दिख रहा है कि थीटा जो होगा वो एक्यूट एंगल होगा, एक्यूट एंगल क्लियर है। तो थर्ड आंसर इज दिस, नोट कीजिएगा इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द कंडीशन दैट द स्लोप ऑफ वन ऑफ द लाइन्स रिप्रेजेंटेड बाय ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस b स्क्वायर इज इक्वल टू 0 शुड बी लेमडा टाइम्स ऑफ द अदर। कहने का मतलब क्या हुआ, देखिएगा क्वेश्चन का मतलब समझिएगा, ज़्यादा ज़रूरी है। जब एक बार आपके पास सेंस क्लियर हो जाएगा तो लेमडा के जगह पे कुछ भी मान देगा तो आप क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन ये कहना चाह रहा है कि गिवन जो लाइन है हमारे पास ax स्क्वायर 2hxy प्लस b स्क्वायर इज इक्वल टू 0, 2 लाइन को रिप्रेजेंट करेगा y इज इक्वल टू m1x एंड y इज इक्वल टू m2x को। पहला बात तो ये क्लियर है। अब क्वेश्चन में ये कहता है कि स्लोप ऑफ वन ऑफ द लाइन रिप्रेजेंटेड बाय दिस इज लेमडा टाइम्स ऑफ द अदर। मतलब क्या हुआ कि यहाँ से हम लोग इसके स्लोप में m1 और m2 के बीच रिलेशन एस्टैब्लिश कर लेंगे कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन m2 मस्ट बी स्लोप ऑफ वन ऑफ द लाइन इज लेमडा टाइम्स ऑफ द अदर। मतलब क्या हुआ कि m2 मस्ट बी लेमडा टाइम्स ऑफ m1। क्लियर है। ये क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो रिलेशन गिवन है क्वेश्चन में वो दिया हुआ है।
अब लेमडा का मान यहाँ 2 टाइम्स भी बोला जा सकता है, 3 टाइम्स भी बोला जा सकता है और n टाइम्स भी बोला जा सकता है, कुछ भी हो सकता है। यहाँ पे क्वेश्चन में दिया हुआ है कि m2 इज इक्वल टू लेमडा टाइम्स ऑफ m1। अब आइए, अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे, क्या यूज करेंगे। तो आज हम लोग सीखे थे कि अगर कोई भी इक्वेशन दो लाइन को, सेपरेट लाइन को रिप्रेजेंट करता है जिसका स्लोप m1 और m2 है, तो m1 प्लस m2 के लिए रिलेशन सीखे थे, दैट इज इक्वल टू -2h अपॉन b, और एंड साथ में ये भी सीखे थे कि m1 इंटू m2 इज इक्वल टू a बाई बी। मतलब क्या हुआ कि सम ऑफ द स्लोप एंड प्रोडक्ट ऑफ द स्लोप ऑफ द टू सेपरेट इक्वेशन ऑफ द लाइन इज इक्वल टू सम ऑफ द स्लोप इज इक्वल टू -2h बाई बी एंड प्रोडक्ट ऑफ द स्लोप इज इक्वल टू a बाई बी। ये कंडीशन जानते हैं, मैंने आपको बोला भी था कि इसको आप याद रखिएगा, क्वेश्चन सॉल्विंग में इसका सबसे ज़्यादा यूज है, बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन है ये, हमेशा इस रिजल्ट को इसी फॉर्म में याद रखिएगा। अब आइए, अब क्वेश्चन ये कहता है कि m2 इज इक्वल टू लेमडा टाइम्स ऑफ m1, तो इसको आप फर्स्ट मान लीजिए, इसको सेकेंड मान लीजिए। अब मैं m2 का मान फर्स्ट में पुट करूंगा तो हम लोग लिख सकते हैं m1 प्लस लेमडा m1 इज इक्वल टू -2h बाई बी, क्लियर। और यहां से लिखा जा सकता है 1 प्लस लेमडा इंटू m1 इज इक्वल टू -2h बाई बी। देखिएगा, क्या ये लिख सकते हैं थर्ड, और सेकेंड में अगर लेमडा का मान पुट करेंगे फ्रॉम फर्स्ट, अब आइए फ्रॉम सेकेंड से हम लोग लिख सकते हैं m1 लेमडा m2 इज इक्वल टू लेमडा m1 इज इक्वल टू a बाई बी। इसका मतलब क्या हुआ कि m1 स्क्वायर इज इक्वल टू a अपॉन लेमडा बी। क्या ये लिखा जा सकता है। एक काम और यहां से कीजिए, हम लोग m1 के लिए लिखना चाहें तो m1 को लिख सकते हैं -2h बाई बी इंटू 1 प्लस लेमडा, और इसको आप लोग थर्ड मान लीजिए, ठीक है, और इसको आप लोग फोर्थ मान लीजिए। नाउ फ्रॉम थर्ड पुट द वैल्यू ऑफ m1 इन 4, फ्रॉम इक्वेशन थर्ड पुट m1 इन इक्वेशन 4। m1 का मान हम इक्वेशन 4 में पुट करेंगे तो यहां से रिलेशन निकल कर आएगा m1 इज इक्वल टू -2h 1 प्लस लेमडा b का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a अपॉन लेमडा b, ठीक है। अब इसको लिखा जा सकता है 4h स्क्वायर 1 प्लस लेमडा का स्क्वायर b स्क्वायर इज इक्वल टू a अपॉन लेमडा b। b से b कैंसिल आउट, लेमडा उधर लेकर चले जाइए और आपके पास रिलेशन आ जाएगा 4h स्क्वायर लेमडा इज इक्वल टू ए बी 1 प्लस लेमडा स्क्वायर। देखिएगा क्या ये रिलेशन आ रहा है। दिस इंप्लाइज आपके पास जो क्लियर रिलेशन निकल कर आएगा 4h स्क्वायर लेमडा ए बी 1 प्लस 4h स्क्वायर लेमडा ए बी 1 प्लस लेमडा स्क्वायर, क्लियर है। तो हम यहाँ से लिख सकते हैं कि रिक्वायर्ड रिलेशन इज 4h स्क्वायर लेमडा इज इक्वल टू ए बी 1 प्लस लेमडा का होल स्क्वायर। चेक कर लीजिएगा, इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन में बस सिमिलर प्रीवियस क्वेश्चन के जैसा ही सिमिलर क्वेश्चन है। हम लोग को कंडीशन निकालना है जैसा जस्ट अभी पहले हम लोग क्वेश्चन को डिस्कशन किए हैं, एज इट इज, लगभग एज इट इज क्वेश्चन है ना। उसी कॉन्सेप्ट का हम लोग यहाँ भी यूज करेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में जो कंडीशन चेंज किया है उसको लेते हुए हम लोग सेम कॉन्सेप्ट यूज करेंगे। क्वेश्चन दिया हुआ है स्लोप ऑफ वन ऑफ द लाइन इज स्क्वायर ऑफ द अदर ऑफ द लाइन ax स्क्वायर प्लस 2hx पाई प्लस b बाई स्क्वायर इक्वल टू 0, देन फाइंड द कंडीशन। कहना क्या चाह रहा है कि जो गिवन लाइन है हमारे पास, गिवन लाइन ax स्क्वायर 2hx बाई b बाई स्क्वायर इक्वल टू 0 का दो गिवन लाइन है, y इज इक्वल टू m1x एंड y इज इक्वल टू
m2x। क्लियर है? अब ये बोला जा रहा है कि स्क्वायर ऑफ वन ऑफ द लाइन इज स्क्वायर ऑफ द अदर, मतलब सॉरी स्लोप ऑफ वन ऑफ द लाइन इज स्क्वायर ऑफ द अदर। इसको हम L1 मान लेते हैं, इसको L2 मान लेते हैं। तो स्लोप ऑफ m2 के लिए हम लोग लिख सकते हैं डैट इज इक्वल टू m1 का स्क्वायर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ये क्वेश्चन के अंदर गिवन कंडीशन है कि स्लोप ऑफ अदर लाइन इज स्क्वायर ऑफ द वन ऑफ द लाइन। ठीक है, तो दूसरे लाइन का जो स्लोप है वो पहले वाले लाइन के स्लोप का स्क्वायर है। तो एक तो रिलेशन हमारे पास ये आ गया। दूसरा, अभी मैंने आपको बताया था कि जब भी इस टाइप का क्वेश्चन दिया हुआ हो, दो स्लोप से रिलेट कराया जा रहा हो, तो सम ऑफ द स्लोप ऑफ द सेपरेट लाइन एंड प्रोडक्ट ऑफ द स्लोप ऑफ द सेपरेट लाइन के लिए जो कंडीशन निकाले थे या जो रिलेशन निकाले थे उसको हमेशा याद रखना होता है कि हम लोग जानते हैं वी नो डैट m1 प्लस m2 इज इक्वल टू -2h/b एंड m1 इंटू m2 इज इक्वल टू a/b। जानते हैं क्या? ये पहला मान लीजिए और ये दूसरा मान लीजिए। अब क्वेश्चन के हिसाब से फ्रॉम 1 से हम लोग लिख सकते हैं या फ्रॉम 2 m1 इंटू m2 के लिए लिख सकते हैं m1 का स्क्वायर इज इक्वल टू ab, और इसको लिखा जा सकता है m1 क्यूब इज इक्वल टू a/b इज द थर्ड इक्वेशन, थर्ड रिलेशन। ठीक है, इसके बाद हम लोग लिखना चाहें इसके लिए लिख सकते हैं फ्रॉम 2 m1 इंटू m1 प्लस फ्रॉम 1 इसके लिए लिखा जा सकता है m1 प्लस m2 इज इक्वल टू -2h/b। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि m2 के लिए हम लोग लिख सकते हैं m1 प्लस m1 स्क्वायर इज इक्वल टू -2h/b। अब दो काम किया जा सकता है, या तो मैं m1 का मान यहाँ से निकाल के इसमें पुट कर रिलेशन निकाल लूँ, या हम लोग क्या करें, क्योंकि m1 इज इक्वल टू क्यूब दिया हुआ है तो दोनों तरफ हम लोग क्यूब इंडिकेट करें। क्यों ऐसा हम लोग लिख रहे हैं? क्योंकि m2 जो है वो m1 स्क्वायर है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब हम इसको क्या करेंगे, क्यूब बोथ साइड, दोनों तरफ हम लोग क्यूब करेंगे और इसको लिखा जा सकता है, इसको आप मान लीजिए चौथा नंबर। ठीक है, इसको लिखा जा सकता है m1 प्लस m1 स्क्वायर का क्यूब इज इक्वल टू -8h³/b³। देखिएगा, क्या ये लिख सकते हैं? क्यों ऐसा किए, जस्ट आपको क्लियर हो जाएगा अभी। इसका क्यूब का फॉर्मूला हम लोग जानते हैं क्या, a प्लस b का क्यूब का फॉर्मूला। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं m1 क्यूब प्लस m1 6 प्लस मतलब होता है a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab प्लस a प्लस b। ठीक है, a प्लस b। तो इसको लिख सकते हैं 3m1 इंटू m1 स्क्वायर। ठीक है, साथ में लिखा जा सकता है m1 प्लस m1 स्क्वायर इज इक्वल टू -8h³/b। देखिएगा ये क्या किया, यहाँ पर लिखने जा रहे हैं, नोट कीजिएगा। a प्लस b का होल क्यूब क्या लिखते हैं, a क्यूब b क्यूब 3ab a प्लस b, है ना। तो यहाँ पे a आप मान लीजिए m1 और b मान लीजिए m1 स्क्वायर, तो सीधा वैल्यू ये निकल कर आएगा। इसका फायदा क्या होगा वो भी समझना है। ये तो m1 क्यूब हो जाएगा, ये m1 क्यूब का स्क्वायर हो जाएगा, नहीं, ठीक है, और ये हो जाएगा 3m1 क्यूब। इसके लिए हम ये वैल्यू फ्रॉम 4 से लिख सकते हैं, यहाँ से ये वैल्यू लिख सकते हैं। इसको हम लोग लिख सकते हैं -2h/b और इसको लिख सकते हैं -8h³/b। क्लियर है? अब यहाँ वापस से समझिए, m1 का जो मान है फ्रॉम 3rd से ले लेंगे। अब हम यहाँ से लिखते हैं नाउ m1 इज इक्वल टू a/b का क्यूब प्लस a/b के क्यूब का स्क्वायर, सॉरी m1 क्यूब का मान है a/b का स्क्वायर। ठीक है, साथ में लिख सकते हैं +3
ए बाई बी M1 क्यू के लिए, साथ में लिखा जा सकता है माइनस 2h बाई बी इज इक्वल टू माइनस ऑफ 8h क्यूब बी क्यूब 8h क्यूब बी क्यूब। ठीक है, अब इसको सॉल्व करना पड़ेगा हमको। यहाँ पर देखिएगा ये बी स्क्वायर का टर्म आएगा, बी स्क्वायर का टर्म आएगा, और इसको सॉल्व कर लीजिए, आपके पास आंसर आ जाएगा। इसको हम लोग लिखना चाहें तो लिख सकते हैं ए बाई बी प्लस ए स्क्वायर बाई बी स्क्वायर, एलसीएम लीजिएगा, और यहाँ पे लिखा जा रहा है माइनस 6 AH बी स्क्वायर, AH बी स्क्वायर, साथ में लिख सकते हैं माइनस 8h क्यूब बाई बी क्यूब। देखिएगा अब हम लोग क्या करते हैं, b से मल्टीप्लाई कर देते हैं, a और b कॉमन निकलता है तो कॉमन निकाल लेते हैं। चाहे h के टर्म में अगर छोड़ना चाहें तो इस तरीके से भी रिलेशन को छोड़ सकते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे एक काम करते हैं, इसको लिख सकते हैं ए बी प्लस ए स्क्वायर बाई बी स्क्वायर, और इसको लिखा जा सकता है, इस साइड आ जाएगा तो 6ABH माइनस 8h क्यूब बाई बी क्यूब। क्या लिख सकते हैं, इसको इससे कैंसिल आउट कर दीजिए तो हमारे पास b बचेगा। इसको लिखा जा सकता है ए बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बी इज इक्वल टू 6ABH माइनस 8h क्यूब। देखना, क्या ये लिख सकते हैं? अब हम लोग यहाँ पे क्या कर सकते हैं, क्या इस फॉर्म में ही क्वेश्चन को छोड़ा जा सकता है? अगर छोड़ना चाहें तो छोड़ सकते हैं, और नहीं तो हम यहाँ से क्या करें कि इससे लिख सकते हैं ए बी कॉमन निकाल कर ए प्लस बी, और यहाँ पे लिखा जा सकता है एच कॉमन निकालते हैं। ठीक है, और लिख सकते हैं 6AB माइनस 6AB, 2 भी कॉमन निकाल देते हैं, 2H कॉमन निकालते हैं, लिख सकते हैं 3AB माइनस 4H स्क्वायर। देखिएगा क्या ये लिखा जा सकता है। अब इस रिलेशन को अगर आप सॉल्व करना चाहो तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो, दैट इज इक्वल टू 2H अपॉन AB इज इक्वल टू A प्लस B 3AB माइनस 4H स्क्वायर। दिस इज द रिक्वायर्ड कंडीशन। जैसे भी आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, ये इसका आंसर होगा। क्लियर होता है ये बात? तो सिंपली हम लोग को करना क्या था कि स्लोप के बीच का रिलेशन दिया हुआ था कि m2 इज इक्वल टू m1 का स्क्वायर, सम ऑफ द स्लोप आप प्रोडक्ट ऑफ स्लोप के लिए रिलेशन जानते हैं, इसमें इस कंडीशन को पुट करेंगे और मैथमेटिकली हम क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ सेंट्रॉइड ऑफ द ट्रायंगल हुज साइड्स आर 12x स्क्वायर माइनस 20xy प्लस 7y स्क्वायर इज इक्वल टू 0 एंड 2x माइनस 3y प्लस 4 इज इक्वल टू 0। क्लियर? ठीक है, क्वेश्चन आपसे ये कहा जा रहा है कि गिवन इक्वेशन जो है पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन, मतलब गिवन लाइन का जो इक्वेशन दिया हुआ है वो दिया हुआ है 12x स्क्वायर 20xy प्लस 7y स्क्वायर इज इक्वल टू 0, और साथ में लिखा हुआ है 2x माइनस 3y प्लस 4 इज इक्वल टू 0। पहला बात ये क्लियर है। तो ये तीनों लाइन, क्योंकि ये दो अलग लाइन को रिप्रेजेंट करेगा, मान लीजिए कि L1 L2 और इसको L3, तो ये तीनों लाइन मिलकर एक ट्रायंगल बना रहा है। हमको उस ट्रायंगल के सेंट्रॉइड का कोऑर्डिनेट निकालना है। क्लियर? इसका मतलब क्या होगा कि सबसे पहले हमको ट्रायंगल का वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट चाहिए। तो ट्रायंगल के वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट के लिए हमको साइड्स ऑफ द ट्रायंगल का इक्वेशन दिया हुआ है, सॉल्व करना पड़ेगा। तो उससे भी पहले पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन दिया हुआ है, तो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन से हम लोग सेपरेट इक्वेशन निकालेंगे। सेपरेट इक्वेशन को एक एक करके सॉल्व करेंगे तो वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट पॉइंट निकल कर आएगा। वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट पॉइंट जब निकल कर आ जाएगा तो सेंट्रॉइड के लिए हम लोग कोऑर्डिनेट जानते हैं, समेशन ऑफ x/3 कॉमा समेशन ऑफ y/3। क्लियर होता है ये बात? तो मेथड क्या है हमारे पास, काम क्या करना है, ये बिल्कुल क्लियर है। जहां आपके पास ये विजन आ गया क्वेश्चन सॉल्विंग के दौरान कि हमको करना क्या है, आप क्वेश्चन को सॉल्व कर लीजिएगा, अप्रोच आपको क्लियर हो जाएगा। बस अब आप
कैलकुलेशन पे ध्यान देना है। ठीक है, तो यही 2-3 स्टेप है किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने का, कि सबसे पहले कि उस क्वेश्चन के पीछे का कॉन्सेप्ट क्या है, हम उसको अप्रोच कैसे करेंगे। जहाँ ये बात क्लियर हो गया, दूसरा जो बात है वो कैलकुलेशन पे ध्यान रखना है कि क्वेश्चन सॉल्विंग के दौरान हमसे कोई भी कैलकुलेशन करने में गलती ना हो जाए। ठीक है, कोई गलत कैलकुलेशन ना निकल कर आ जाए, बाकी आपके पास कभी भी नेगेटिव क्वेश्चन नहीं जाएगा जानते हुए। ठीक है, अब आइए हम सबसे पहले सेपरेट इक्वेशन लिखते हैं। 12x² माइनस 20x प्लस 7y² इज इक्वल टू 0। इसका सेपरेट इक्वेशन लिखने का तरीका भी मैंने आपको बताया था कि श्रीधराचार्य मेथड यूज करेंगे। इसको हम लोग लिख सकते हैं 12x² माइनस 20y इंटू x प्लस 7y² इज इक्वल टू 0। x के लिए सॉल्व कीजिएगा तो माइनस b प्लस माइनस b² माइनस 4 इंटू 12 इंटू 7 y² डिवाइडेड बाई 2 इंटू 12। इसको लिखा जा सकता है 24x इज इक्वल टू 20y प्लस माइनस 2 इंटू 100 2y इंटू 100 माइनस, इसको देखिएगा यहाँ से हम लोग 4 कॉमन निकालें, 2 निकला, y² कॉमन निकालिएगा 84, देखिएगा डिवाइडेड बाई 2y। अब इसको हम लोग लिख सकते हैं 24x इज इक्वल टू 20y प्लस माइनस 2y अंडर रूट 16। इसको लिखा जा सकता है 24x 20y प्लस माइनस 8y। देखना है, पहला बात तो क्लियर है सब लोगों को, सिंपल कैलकुलेशन है। इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा 24x इज इक्वल टू 28y, साथ में आ जाएगा और 24x इज इक्वल टू 12y। इसको सॉल्व कीजिएगा तो 4 से कैंसिल आउट हो जाएगा, 6x इज इक्वल टू 7y और ये आ जाएगा हमारे पास 2x इज इक्वल टू y। मतलब क्या हुआ कि y इज इक्वल टू 6/7x और y इज इक्वल टू 2x, दो अलग अलग लाइन है। ठीक है, अब हम लोगों को करना क्या है वो देखिए, करना क्या है। कोऑर्डिनेट पॉइंट गिवन है, ये दोनों लाइन पॉजिटिव, एक ये लाइन होगा y इज इक्वल टू 2x का, दूसरा लाइन ये हो सकता है y इज इक्वल टू 6/7x का, और थर्ड जो लाइन दिया हुआ है, तो अगर मैं x का मान 0 पुट करता हूं तो y का जो मान आ जाएगा 4/3, तो x का मान 0 पुट कीजिएगा तो y का मान इधर कहीं होगा। अब y का मान 0 पुट कीजिएगा तो x का मान आ जाएगा नेगेटिव। मतलब क्या हुआ कि ये लाइन नेगेटिव x से लेते हुए ये इसको इस तरीके से कट करेगा। देखा, मतलब अगर हम लोग इसको ड्रॉ करना चाहें तो इसको इस तरीके से ड्रॉ कर सकते हैं कि ये लाइन है y x का, ये लाइन हमारे पास L1 है, ये L2 है, ये L2 है, L1, और ये कोई भी लाइन इसको कट कर रहा है। ठीक है, मान लीजिए कि ये लाइन है, ये पैरेलल नहीं, पैरेलल दिख रहा है पर पैरेलल है नहीं। इसको हम लोग इस तरीके से कट करेंगे, ये वाला, ये वाला, ये वाला। ठीक है, मतलब हमको जो फाइंड आउट करना है, एक तो ये हो गया 0 A, दूसरा पॉइंट ये हो गया B का, और तीसरा पॉइंट ये हो गया C का, और इसका एरिया हमको फाइंड आउट करना है। सॉरी, इस ये ट्रायंगल हो गया, रिक्वायर्ड ट्रायंगल, और इसके सेंट्रॉइड का कोऑर्डिनेट G का कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करना है। इसका मतलब हमको B
और सी का कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करना होगा। अब बी और सी के कोऑर्डिनेट को फाइंड आउट करने के लिए L1 एंड L3 को सॉल्व करना पड़ेगा। सॉल्व L1 एंड L3, सॉल्व L1 एंड L3, ठीक है। तो L1 के लिए तो y इज इक्वल टू 2x है एंड L2, तो y इज इक्वल टू 2x अगर हम लोग पुट करेंगे तो 2x माइनस 3 y इज इक्वल टू 2x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। तो इसके लिए अगर सॉल्व कीजिएगा तो आपके पास आ जाएगा 2x माइनस 4x इज इक्वल टू -4 और x इज इक्वल टू 1। x का मान 1 आ गया। जैसे ही आपके पास x का मान आएगा तो y के लिए लिख सकते हैं, क्योंकि y इज इक्वल टू 2x था तो y इज इक्वल टू 2। इसका मतलब क्या हुआ कि b का जो कोऑर्डिनेट है वो हमारे पास 1,2, a का कोऑर्डिनेट आ गया हमारे पास 0,0, b का कोऑर्डिनेट आ गया 1,2 और इसी तरीके से c का कोऑर्डिनेट निकाल लीजिए। नाउ सॉल्व L1 एंड L2 एंड L3। तो L2 इक्वेशन में L3 दिया हुआ है y इज इक्वल टू 6/7x, मतलब 2x माइनस 3 6/7x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। इसको लिख सकते हैं 14x माइनस 18x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। इसको सॉल्व कीजिएगा तो यहाँ भी हमारे पास यही निकल कर आ रहा है -4x, देख लीजिएगा सही है ना, -4x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। दिस इम्प्लाइज x इज इक्वल टू 4। ये थोड़ा गड़बड़ लग रहा है, देखते हैं फिर भी। x इज इक्वल टू 4 यहाँ चेक कीजिए, -6x 2x माइनस 4x प्लस 4, तो -4x प्लस 4 x इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू 1। और जैसे ही y का मान पुट करेंगे तो y का मान आ जाएगा हमारे पास y इज इक्वल टू 6/7। एक बार चेक कीजिए, कैलकुलेशन चेक करना ज़रूरी है क्योंकि अलग अलग जगह पे ये कट कर रहा है। तो अगर x इज इक्वल टू 1 पे ही दोनों पॉइंट कट करता है तो x इज इक्वल टू 1 पे एक ही लाइन दो अलग अलग लाइन को 1 पे कट कर रहा है। चलिए ठीक है, देखते हैं। x इज इक्वल टू 1 से कट करता हुआ निकल रहा है, y का मान अलग है। तो या तो ये लाइन बिल्कुल ऐसे होगा और यहाँ से पास करते हुए पैरेलल होगा तभी तो कट करेगा, पैरेलल तो है नहीं। फिर से चेक कीजिए एक बार कैलकुलेशन चेक करना है। 24x इज इक्वल टू 28y, तो 6 4 से 6 और 7, तो y इज इक्वल टू 6/7x। ये क्लियर है। यहाँ पे जो बना था 28 बना था ना, 28, ठीक है। दूसरा बन रहा है 24 इज इक्वल टू 12y, तो 2x इज इक्वल टू y इज इक्वल टू 2x। दूसरा बात ये बना, ठीक है। इक्वेशन जो दिया हुआ है 2x माइनस 3y प्लस 4 इज इक्वल टू 0 दिया हुआ है, तो 2x माइनस 3y प्लस 4 इज इक्वल टू 0। तो इसमें y के लिए अगर हम लोग पुट करेंगे तो 2x माइनस 6, क्लियर होता है ये चीज़, 2x माइनस 6, तो -4x इज इक्वल टू -4। यहाँ से हम लोग x का मान 1 लिख सकते हैं, y का मान 2 लिख सकते हैं। अब हम लोग L2 L3 को सॉल्व करने जाएंगे तो L2 जो हमारे पास दिया हुआ है, L2 इज इक्वल टू L2 का जो मान हमारे पास गिवन है, ये हमारे पास L2 है। L2 इज इक्वल टू y इज इक्वल टू 6/7x, तो y इज इक्वल टू 6/7x आप जैसे ही इसमें पुट कीजिएगा तो 18 और 14 यही आ रहा है। अच्छा, ये गड़बड़ हो रहा है, प्लस 28, ठीक है। यहाँ से कैलकुलेशन सही कीजिएगा, ये आ जाएगा -4x इज इक्वल टू -28 और x का मान जो निकलेगा x इज इक्वल टू 7। जैसे ही आपके पास x का मान 7 आया, y जो निकल कर आएगा, x का मान 7 पुट कीजिएगा तो y इज इक्वल टू 6। क्लियर है। इसका मतलब क्या हुआ कि c का जो कोऑर्डिनेट निकल कर आ गया वो आ गया 7,6, ठीक। अब हमको सेंट्रॉइड निकालना है, तो सेंट्रॉइड का जो कोऑर्डिनेट होता है g, सेंट्रॉइड इज x1 x2 x3/3 कॉमा y1 y2 y3/3।
जानते हैं। और इसके लिए लिखना चाहें तो लिख सकते हैं 7 और 8, जी का जो कोऑर्डिनेट आ जाएगा वो आ जाएगा 8/3, 6 8/3 इज द आंसर। ठीक है, नोट कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एरिया ऑफ द ट्रायंगल फॉर्म बाय द लाइन y स्क्वायर माइनस 9xy प्लस 18x स्क्वायर एंड y इज इक्वल टू 9। क्लियर? आइए, क्वेश्चन में ये कहता है कि एरिया ऑफ द ट्रायंगल ऑफ द गिवन लाइन, आपके पास जो गिवन लाइन है, गिवन लाइंस y स्क्वायर, इसको लिख लीजिए ऐसे 18x स्क्वायर माइनस 9x प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ये दो अलग लाइन को रिप्रेजेंट करेगा, L1 और L2 को। साथ में दिया हुआ है y इज इक्वल टू 9। ज्योमेट्री हम बाद में बनाएंगे, पहले इक्वेशन को सॉल्व कर L1, L2 और L3 का मान निकाल लेते हैं। ठीक है, इसको लिख सकते हैं, देखिएगा क्या ये डायरेक्ट फैक्टर हम लोग लिख सकते हैं क्या? 18 को लिख सकते हैं 6 × 3 - 3। ठीक है, तो इसको लिख सकते हैं, देखिएगा फैक्टर मेथड से भी अगर हम सॉल्व करना चाहें तो लिख सकते हैं 18x स्क्वायर माइनस 6/x माइनस 3x/ प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू 0। देखना, यहाँ से अगर हम लोग कॉमन लेते हैं 6x को तो ये आ जाएगा 3x माइनस y। यहाँ से हम लोग कॉमन लेते हैं माइनस y को तो ये आ जाएगा 3x माइनस y। इसको लिखा जा सकता है 6x माइनस y इंटू 3x माइनस y इज इक्वल टू 0, इज इक्वल टू 0। क्या ये लिखा जा सकता है? क्लियर है ये चीज़, है ना? तो जैसे ही हम लोग ये चीज़ लिख लिए, मतलब मान लीजिए कि ये L1 को रिप्रेजेंट करता है, ये L2 को रिप्रेजेंट करता है। अब हमारे पास जो इक्वेशन बना वो बना y इज इक्वल टू 3x, दूसरा बना y इज इक्वल टू 6x और तीसरा दिया हुआ है y इज इक्वल टू 9। अब इसको आप L1 बोल रहे हैं, इसको L2 बोल रहे हैं और इसको L3 बोल रहे हैं। आइए ज्योमेट्री समझते हैं हम इसके, क्या ये कहना चाह रहा है। सिंपल ज्योमेट्री है कि जैसे मान लीजिए कि ये x और y है, x और y, तो y इज इक्वल टू 3x और y इज इक्वल टू 6x। तो मान लीजिए कि y इज इक्वल टू 3x का ये लाइन है और y इज इक्वल टू 6x का ये लाइन है। ये सारा चीज़ ग्राफ में सर डिस्कशन किए होंगे y इज इक्वल टू mx के फॉर्म का ग्राफ के बारे में, है ना? बिल्कुल सिंपल सा बात है। अब y इज इक्वल टू 9 मान लेते हैं कि ये पॉइंट है y इज इक्वल टू 9 का। दिस इज द लाइन ऑफ y इज इक्वल टू 9। तो हमारे पास 3 पॉइंट बना A, B और C। आप इसको ऐसे भी बोल सकते हैं O, A और B। तो इसमें इसका कोऑर्डिनेट तो फिक्स हो गया 0,0। A का कोऑर्डिनेट हम आसानी से निकाल सकते हैं क्योंकि काफ़ी सिंपल इक्वेशन दिया हुआ है। आप इस जगह पे y का मान 9 पुट कीजिएगा तो x का मान 3 आ जाएगा, तो इसका कोऑर्डिनेट हो जाएगा 3,9। इसी तरीके से b का भी मान आसानी से निकाल सकते हैं। y का मान 9 पुट कीजिएगा तो x का कोऑर्डिनेट हो जाएगा 3/2, 9। चेक कीजिएगा। तो हमारे पास जो ट्रायंगल बना ABC ट्रायंगल ये वाला बना, दैट इज OAB ट्रायंगल, OAB। O का कोऑर्डिनेट है 0,0, x1, y1 के हिसाब से। A का कोऑर्डिनेट है 3,9, x2, y2 के हिसाब से। और C का कोऑर्डिनेट है 3/2, 9, x3/3। तो एरिया ऑफ द ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल OAB के लिए हम लोग जानते हैं हाफ मॉड वैल्यू ऑफ x1/2 - y3 प्लस x2/3 - y1 प्लस x3/1 - y2। क्या ये वैल्यू जानते हैं? x1, y1, x3 का मान हमारे पास है, इसमें पुट करेंगे और हमारे पास आंसर आ जाएगा x1 इज इक्वल टू 0, तो ये वाला टर्म तो पूरा 0 हो गया। x2 इज इक्वल टू 3, y3 का मान है 9
और y1 का मान है 0, तो 9 माइनस 0 प्लस x3 इज इक्वल टू 3/2, y1 का मान है 0 माइनस y2 का मान है 9, है ना। इसको सॉल्व करते हैं तो ये आ जाता है 1/2, 27 माइनस 27/2। इसको सॉल्व कीजिएगा तो दैट वैल्यू इज इक्वल टू 27/4 स्क्वायर यूनिट। क्योंकि एरिया है तो हमेशा 27/स्क्वायर के टर्म में लिखाएगा। और अगर हम लोग आंसर मैच कराएं तो ऑप्शन ए इज द आंसर। इसका मतलब क्या हुआ, दैट ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। मेथड समझ में आता है। तो इस तरीके का बेसिक क्वेश्चन मेंस के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एक क्वेश्चन हम आज के लेक्चर में और लेंगे और फिर हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन इंटरसेक्ट एट राइट एंगल। ठीक है, तो इंटरसेक्ट एट राइट एंगल के केस में हम लोग tan थीटा कैलकुलेट किए थे। ऑप्शन पे बाद में आएंगे, पहले समझिए कि क्या कॉन्सेप्ट यूज करने जा रहे हैं। जब भी हम लोग को राइट एंगल के लिए बात करना है, इसका मतलब क्या हुआ कि एंगल बिटवीन पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन। तो एंगल बिटवीन पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन के लिए हम लोग फॉर्मूला सीखे थे कि tan थीटा इज इक्वल टू 2h² माइनस AB अपॉन a प्लस बी। आज हम लोग इसको रिवाइज भी किए हैं कि जो a प्लस बी, a प्लस बी इज इक्वल टू 0, दिस इंप्लाइज tan थीटा goes to infinity, this implies theta goes to π/2। मतलब जो रिक्वायर्ड कंडीशन होगा वो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, रिक्वायर्ड कंडीशन जो होगा, रिक्वायर्ड कंडीशन फॉर परपेंडिकुलर लाइन इज सम ऑफ कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस सम ऑफ कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस कोफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर का जो सम है, कोफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब हर एक ऑप्शन का हम लोग कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर चेक करेंगे। जिसका भी सम ऑफ कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर 0 आएगा वो हमारे पास आंसर होगा, अदरवाइज वो आंसर से बाहर होगा। जैसे ए ऑप्शन को चेक करते हैं। ए ऑप्शन में दिया हुआ है 2x² इज इक्वल टू x/, प्लस 2y²। इसको हम लोग लिख सकते हैं 2x² माइनस x/, माइनस 2y²। तो यहाँ पे a का मान 2 है, b का मान -2 है, तो a प्लस b का जो मान होगा वो 2 माइनस 2 इज इक्वल टू 0। इसका मतलब क्या हुआ कि ऑप्शन ए हमारे पास आंसर का पार्ट होगा। पहला बात तो क्लियर है। इसी तरीके से बी ऑप्शन भी चेक कर सकते हैं। अगर ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा तब तो फिर सिंगल चॉइस का होगा, तब तो आगे चेक करने की जरूरत नहीं है मुझे। लेकिन यहाँ पे हम लोग को सीखना है तो हम लोग सारा चीज़ को चेक करेंगे, हर एक ऑप्शन को चेक करेंगे कि क्या एक ही सही ऑप्शन है या एक से ज़्यादा सही ऑप्शन है। जैसे बी ऑप्शन को चेक करते हैं तो लिखा हुआ है x प्लस पाई का होल स्क्वायर इज इक्वल टू x/, प्लस 3x। इसको सॉल्व कर लिखेंगे x² y² 2x/, इज इक्वल टू x/, प्लस 3x²। इसको सॉल्व कीजिएगा तो हम लोग लिख सकते हैं 2x² माइनस x/, माइनस y²। तो a इज इक्वल टू 2 और b इज इक्वल टू -1। तो यहाँ से हम लोग बोल सकते हैं कि a प्लस b इज इक्वल टू 2 माइनस 1 इज इक्वल टू 1, नॉट इक्वल टू 0। मतलब b जो है वो आंसर का पार्ट नहीं होगा। इसी तरीके से c को चेक करते हैं तो c लिखा हुआ है 2/x प्लस y इज इक्वल टू x/। सॉल्व कीजिएगा तो 2x/, प्लस 2y² इज इक्वल टू x/। और यहाँ पे हम लोग लिखना चाहें तो लिख सकते हैं 2y² प्लस x/, इज इक्वल टू 0। मतलब a का जो टर्म है वो 0 है, b इज इक्वल टू 2। तो a प्लस b जो होगा वो इसमें कभी भी 0 के बराबर नहीं आएगा। a प्लस बी इज इक्वल टू 0 प्लस 2 इज इक्वल टू 2, नॉट इक्वल टू 0। मतलब ये भी हमारे पास आंसर का पार्ट नहीं होगा। लास्ट ऑप्शन देखते हैं तो y इज इक्वल टू -2x और y इज इक्वल टू 2x। इसका मतलब अगर हम यहाँ पे स्लोप देखें तो m1 इज इक्वल टू -2 है, m2 इज इक्वल टू 2 है। इस जगह पे चेक करना होगा m1 इंटू m2 को
और m1 इंटू m2 का मान -4 है, दैट इज नॉट इक्वल टू -1। इसका मतलब क्या हुआ कि ये भी हमारे पास ऑप्शन में नहीं होगा, क्योंकि इसमें जो लाइन का इक्वेशन गिवन है वो गिवन है y इज इक्वल टू m1x और y इज इक्वल टू m2x के टर्म में। और जब भी इस सेपरेट इक्वेशन दिया हुआ है तो परपेंडिकुलर होने के लिए, फोर्थ परपेंडिकुलर के लिए m1 इंटू m2 मस्ट बी इक्वल टू -1। तो अकॉर्डिंग टू गिवन क्वेश्चन हमारे पास अलग अलग कंडीशन है। अगर पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन है तो इस हिसाब से हम लोग सॉल्व करेंगे। अगर सेपरेट इक्वेशन दिया हुआ है तो परपेंडिकुलर चेक करने के लिए या इंटरसेक्ट या राइट एंगल चेक करने के लिए इस तरीके से हम इसको सॉल्व करेंगे। क्लियर होता है ये बात? तो आज हम लेक्चर को यहीं पे कंप्लीट करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में एंगल बाइसेक्टर फॉर द होमोजेनियस सेकंड डिग्री इक्वेशन पे हम लोग डिस्कशन करेंगे। उसके बाद जनरल इक्वेशन ऑफ सेकंड डिग्री जनरल इक्वेशन पर डिस्कशन करेंगे और फिर चैप्टर को आगे बढ़ाएंगे। आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू वेरी मच।